हेलो गाइस, डिजाइन ऑफ reinforced कंक्रीट स्ट्रक्चर बाय लिमिट स्टेट मेथड, ये है आज का टॉपिक। आज से हम इस सब्जेक्ट पर एक लेक्चर की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, इसके बारे में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड सर्विसेबिलिटी। पहले जो डिज़ाइन किए जाते थे वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन किए जाते थे, और उसमें जो पदार्थों के यानी मटेरियल्स जैसे कंक्रीट है, स्टील है, इसके जो स्ट्रेसेस थे, प्रतिबल थे, ये परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन बाय कोड, ये यूज किए जाते थे, जिनका मान फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके काफ़ी हद तक प्रत्याशित सीमा के अंदर ही मान लिया जाता था। तो ये प्रतिबल हमारे प्रत्याशित सीमा के अंदर आते थे। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है, शेष बच जाता है, क्योंकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ इलास्टिक लिमिट समाप्त हो जाने के बाद जब प्लास्टिक स्टेज प्रारंभ होती है तब भी ये और अधिक बल ले सकती है, पूरी तरह से ये डिफॉर्म नहीं होती। तो इसकी हम पूरी सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाते थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। इसी उद्देश्य से एक दूसरे मेथड का आविष्कार हुआ, जिसको कि अल्टीमेट लोड मेथड कहते हैं, जिसमें चरम प्रतिबल के आधार पर अभिकल्पन प्रारंभ किए गए। परंतु चरम प्रतिबल पर लोड लगाने पर हमने ये पाया कि उसमें जो सर्विसेबिलिटी का जो फैक्टर था, कि जैसे डिफ्लेक्शन, बीम का डिफ्लेक्शन, जितना भी लोड हम अगर अल्टीमेट लोड तक लगा देंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी। यद्यपि बीम टूटती नहीं है, लेकिन वो देखने में क्रैक बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे बीम में, और क्रैक ज़्यादा डेवलप हो जाने के साथ साथ उसमें झुकाव आंखों से दिखाई देने लगेगा, जिसके परिणामस्वरूप घर में रहने वाले लोग जो है भयभीत हो जाते हैं कि ये कहीं टूट न जाए। तो इस वजह से फैक्टर, ये सर्विसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं पाई गई। तो अंत में एक लिमिट स्टेट मेथड का आविष्कार हुआ, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड, इन दोनों के मध्य वर्ग, जिसमें दोनों बातों का ध्यान रखा गया कि प्रतिबल भी हमारे अल्टीमेट लोड की तरफ हो और सर्विसेबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाए। क्रीप और जो डिफॉर्मेशन वगैरह होते हैं, स्लो डिफॉर्मेशन, क्रीप क्रिया के कारण, इन पर भी विचार किया गया। तो ये हमारी लिमिट स्टेट मेथड का बेसिक कंसेप्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके से जो बेसिक रिलेशंस, बेसिक फार्मूले हैं या बेसिक मान्यताएं जो कोड के द्वारा दी गई हैं, उन पर वन बाई वन हाईलाइट कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए गामा MC लिया जाता है। इसका मान सामान्यतः 1.5 कंक्रीट के लिए होता है। हालांकि बाकी डिटेल के लिए IS कोड में एक तालिका दी है, वो लोड कंडीशन पर डिपेंड करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोड के लिए इस फैक्टर के मान में भी परिवर्तन है, परंतु सामान्यतः आने वाले जो भार हैं हमारे डेड लोड, लाइव लोड, उनके केस में गामा MC का मान 1.5 ही लिया जाता है कंक्रीट के लिए। और स्टील के लिए इस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का मान गामा MS, ये स्टील का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, इसका मान 1.15 फॉर स्टील लिया जाता है। एक पॉइंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। अब जो कंक्रीट हम यूज करते हैं उसका प्रतिबल विकृत आरेख, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहाँ देखिए, स्ट्रेन हमने लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, स्ट्रेस लिया है वर्टिकल एक्सिस पर, और ये कंक्रीट के स्ट्रेस डायग्राम हमने बनाए। जो ये आरेख हमारे प्राप्त हुए, इनकी बनावट देखें। प्रारंभ में ये कर्व जो है आइडियल कर्व पहले लेते हैं। तो आइडियल कर्व फॉर क्यूब, ये क्यूब का हमने टेस्ट किया, जो हम सैंपल भरते हैं साइट पर घन का। तो
उसके जब हम टेस्ट करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ऊपर वाले कर्व के द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो इसमें प्रतिबल का मान बढ़ता हुआ, ये वक्र जो है स्टार्ट में स्ट्रेट नहीं होता, ये पैराबोलिक होता है और एक लिमिट के बाद फिर ये अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसी तरीके से हमारा कर्व आइडियली यही एक है, यही वैल्यू हमको प्राप्त होती है। ये कर्व बाद में प्लॉट किए गए कैसे, इस कर्व का जरा मतलब सुनिए। ये जो क्यूब स्ट्रेंथ है, क्यूब का मतलब जो हम मोल्ड भरते हैं साइट पर, उसका 28 दिन की तराई के बाद टेस्ट करते हैं, उससे जो सामर्थ्य प्राप्त होती है उनकी सामर्थ्य हमारे इस कर्व के द्वारा दर्शाई हुई है। एक्चुअल में उसी ग्रेड की कंक्रीट जब साइट में स्ट्रक्चर में यूज की जाती है, ये कहा जाए आपसे कि M20 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग किया गया है किसी बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में लगने के बाद उसकी सामर्थ्य वो नहीं होती जो क्यूब की होती है। तो एक्चुअल सामर्थ्य जो स्ट्रक्चर में होती है वो क्यूब स्ट्रेंथ से घट जाती है। इसीलिए IS कोड ने एक रिकमेंडेशन की है कि स्ट्रक्चर में लगी हुई कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का 0.67 गुना ले ली जाए, यानी दिस फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय IS कोड, यानी इतने गुना इसको कम कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर वाली कंक्रीट की स्ट्रेंथ है और इसके बाद डिजाइन करते समय हम इसकी और कुछ मात्रा में कंक्रीट कम ले लेते हैं। तो इसमें जो ये स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर वाली का, इसमें हम पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर से भाग लगा देते हैं 1.15 से। तो इस संख्या में जब हम 1.15 से भाग लगाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से 0.446 FCC ये हमारी इसकी डिजाइन कंक्रीट का कहलाता है। और इसमें ये देखिए जो फेल्योर कंसीडर किया जाता है कंक्रीट का, वो हमारे किस स्ट्रेन पर, मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी कंक्रीट में उत्पन्न होती है जिस पर मान लिया जाता है कि कंक्रीट फेल हो गई, वो है 0.0035। ये इस स्ट्रेन के बाद कंक्रीट में कोई विकृति स्ट्रेन जो है डेवलप नहीं की जाती। तो मैक्सिमम स्ट्रेन जो है ये इतनी ही होती है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। इसके बाद है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का कर्व आपने पहले भी देखा होगा, ये शुरू में इलास्टिक लिमिट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहता है। स्ट्रेट लाइन के बाद फिर जो है ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ऊपर वाला क्रस्टेटिक कर्व है और नीचे वाला इसमें डिजाइन कर्व है। इसमें दो ही कर्व होते हैं, क्रस्टेटिक कर्व और डिजाइन कर्व। तो ये क्रस्टेटिक कर्व, यहाँ पर स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो FY के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है और यहाँ पर जो है ये डिजाइन कर्व है। डिजाइन कर्व में जो डिजाइन स्ट्रेंथ है ये कैसे प्राप्त की जाती है, क्रस्टेटिक स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग लगा करके 1.15 स्टील के लिए होता है, इसका भाग लगाया तो 1/1/1.15 बराबर 0.87 होता है। तो इसकी वैल्यू हो गई 0.87 FY। तो ये स्ट्रेंथ एक्चुअली हमेशा डिजाइन में आपको स्टील की यूज करनी पड़ती है। तो ये हो गया माइल्ड स्टील का तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस पर स्ट्रेन है, इस पर स्ट्रेस है। इसी तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर HYSD स्टील। HYSD स्टील का मतलब है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। तो ये इसके अंतर्गत जनरली FE 415 और FE 500 ग्रेड की स्टील आती है, और भी ग्रेड, यानी इस रेंज में सारे ग्रेड की स्टील जो है सब इसी रेंज में HYSD के ही रेंज में कहलाती हैं। मुख्यतः हम इन दो का ज़्यादा प्रयोग करते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में, और यही के बारे में ही ज़्यादा दिया रहता है, FE 415। अब इसमें इस कर्व में देखिए इनिशियली ये कर्व भी स्ट्रेट होता है माइल्ड स्टील की तरह से, ये भी स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन के बाद फिर ये कर्व धीरे धीरे मुड़ता हुआ फिर आगे पोर्शन में स्ट्रेट हो जाता है फिर से। तो इस तरीके से ऊपर जो ये डॉटेड कर्व दिखाया गया है, ये है क्रस्टेटिक कर्व फॉर FE 500 स्टील के लिए, और ये जो नीचे डॉटेड लाइन दिखाई गई है ये है क्रस्टेटिक कर्व फॉर किसके लिए, FE 415 ग्रेड की स्टील के लिए। तो ये दो अलग अलग स्टील के लिए 415 के ये दो कर्व हैं और FE 500 के ये दोनों कर्व हैं, जिसमें से डॉटेड वाला कर्व जो है ये क्रस्टेटिक कर्व है और नीचे फुल लाइन वाला कर्व जो है ये डिजाइन कर्व है। यानी ये डिजाइन स्ट्रेंथ है, और डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे प्राप्त की जाती है, ये क्रस्टेटिक कर्व में हमेशा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है
उसे 1.15 से इसमें भाग लगा के जो संख्या आएगी वही प्रतिबल हमारा डिजाइन में यूज करेंगे। तो ये इसको यहाँ से निकाला जाता है। इसी तरीके से इसमें 415 में हम लगा देंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का 1.15 से भाग लगा के। तो ये 1/1.15 का मान 0.87 या सिंपली हम यूँ कह सकते हैं 0.87 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, तो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे दोनों कर्व हैं जो कि माइल्ड स्टील और HYST स्टील में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर अभी आपने कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था। ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, और ये कंक्रीट इस तरह से पैराबोलिक जाती थी, फिर आगे स्ट्रेट लाइन हो जाता था कर्व। और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी थी? 0.0035 की थी। और वो मिनिमम स्ट्रेन जिसके बाद ये कर्व लगभग सीधा हो जाता है वो 0.002 होता है। इसके पहले का कर्व हमारा पैराबोलिक होता है। तो ये हमारा कंक्रीट का हमने एक बार फिर से यहाँ पर स्ट्रेस ब्लॉक बना लिया। इसके बाद हम बीम के ये क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। इसमें ये स्टील पड़ी हुई है। स्टील के सेंटर से टॉप फाइबर तक की गहराई स्मॉल डी है। इस बीम की चौड़ाई स्मॉल बी है और इसकी टोटल डेप्थ कैपिटल डी है। ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है जो डॉटेड लाइन से दर्शाई हुई है। यहाँ पर ये जो कर्व बना हुआ है ये तुम्हारा स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम, इसमें स्ट्रेन दर्शाए गए हैं। स्ट्रेन डायग्राम, तो ये स्ट्रेन डायग्राम है। अब जरा देखिए कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना दर्शाया गया था, अभी बताया था हमने 0.0035, वो यहाँ पर ले लिया गया। और ये 0.002 इस स्थान पर ले लिया गया। जितने भाग में सीधा है यहाँ पर है मान लीजिए, और इसके बाद यहाँ 0 हो गया। ये हमारा स्ट्रेन कंक्रीट में डेवलप हुआ जिसको कि इप्सिलॉन SU से रिप्रेजेंट किया है। कंक्रीट वाले स्ट्रेन को हमने इप्सिलॉन CU से रिप्रेजेंट किया है। ये सिंबल जरा ध्यान रखें, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन CU और ये एप्सिलॉन SU। ये स्टील का स्ट्रेन है, ये कंक्रीट का स्ट्रेन है मैक्सिमम, और स्ट्रेट लाइन कर्व है। त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के इसमें जो नियम है वो एप्लीकेबल हैं। ये देखिए स्ट्रेस डायग्राम है या स्ट्रेस ब्लॉक भी इसको कहते हैं, स्ट्रेस ब्लॉक है। तो स्ट्रेस ब्लॉक में जरा देखिए इसकी बनावट, इसी डायग्राम को यहाँ पर भी बना हुआ। ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये कर्व हमारा पैराबोलिक जा रहा है, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गए। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें कितना है, जैसे इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी थी, ये वैल्यू 0.67 FCK। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू है, इसको हम एक पहले फैक्टर के पदों में लिख लेते हैं K3 इंटू FCK। K3 इंटू FCK ये हमने मान लिया कि ये गुणांक है। जैसे इस गुणांक का मान 0.67 अगर है तो ये K3 का मान 0.67 हो गया। यानी यहाँ पर हमने K3 के पदों में लिख लिया, ये गुणांक K3 हो गया। तो K3 इंटू FCK ये डिस्टेंस हो गई, और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, इसको हम x मान लेते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये x मान लेते हैं, ये पैराबोलिक कर्व है। अब इसमें जरा देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये पैराबोला है, और ये यानी इसको हमने यहाँ से डॉटेड लाइन से मिला दिया हॉरिजॉन्टल। अब हमने इस पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो ये पैराबोलिक वाला पोर्शन और दूसरा ये सिंपली रेक्टेंगल हो गया। तो ये दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब हम अगला स्टेप करते हैं। इसमें एक्चुअली इसके फैक्टर्स होते हैं, कोफिशिएंट। पहला है शेप फैक्टर K1 जिसको कहते हैं। K1 बाई डेफिनेशन क्या होता है, एरिया ABCD, ABCD, एरिया ABCD यानी ये पूरा कंप्लीट एरिया, ये कंप्लीट एरिया, और एरिया AFCD
यानी ये पूरे आयत का क्षेत्रफल, और ये यहाँ पर, यहाँ से ये इतना क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफलों में जो रेशियो होता है उसी को शेप फैक्टर कहते हैं केवल। जानना, ये एरिया यहाँ इतना, और किससे अनुपात निकाला गया? ये पूरे एरिया से, ये पूरा रेक्टेंगल, इनका भाग लगा दिया तो ये हमारा K1 हो गया। अब इसमें हम जरा यहाँ से तुलना करते हैं AE बटे AD, AE बटे AD, यानी इन दो भुजाओं का गुणा कर अनुपात निकालते हैं, ये डिस्टेंस बटे ये डिस्टेंस। यही यहाँ पर कैसे सकते हैं, ये डिस्टेंस बटे ये टोटल डिस्टेंस। यानी अब ये दो त्रिभुज ले लीजिए, दो ट्रायंगल, एक ये और एक ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में इसकी ये लंबी खड़ी भुजा ये ले लो, और इस ट्रायंगल की खड़ी भुजा ये ले लो। इन दोनों का अनुपात AE बटे AD बराबर क्या होगा? इनकी क्षैतिज भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबल है, ये जो स्ट्रेन है, इसको एप्सिलॉन C से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये एप्सिलॉन CU से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एप्सिलॉन C बटे एप्सिलॉन CU, यानी ये दूरी कितनी है? एप्सिलॉन C है, और ये दूरी कितनी है? एप्सिलॉन CU है। तो इन दोनों का अनुपात बराबर ये दूरी बटे ये दूरी। सिंपली समरूप त्रिभुज के नियम से भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, उससे ही हमने ये पद लिखा हुआ है। अब यहाँ एप्सिलॉन C का मान हमने रख लिया 0.002, इसकी वैल्यू है, और एप्सिलॉन CU की वैल्यू है 0.0035। यहाँ हमने एक जीरो और बढ़ा लिया तो ये 20 हो गया, बाकी दशमलव कट जाएंगे, 20 बटे 35, तो ये हो जाएगा 4/7। तो ये हमारा रेशियो आ गया इन दोनों भुजाओं में कि ये भुजा जो है, इस पूरी भुजा का कितना है? 4/7 भाग। इसलिए यही चीज हमने यहाँ लिख ली। पूरी दूरी कितनी है? x का 4/7 ये हो गया। तो इसी तरह से जब ये हमारा 4/7 हो गया तो ऊपर वाला नेचुरली है कि 3/7 बचा है, हम वैसे भी निकाल लें, x में से घटा दें इसको, तो x में से 4/7 घटा दीजिए तो इधर का 3/7 x। तो हमने ये यहाँ से यहाँ तक की जो x दूरी थी, इस x दूरी को AE और ED इन दो को रेशियो में डिवाइड कर लिया। किस अनुपात में? ये डिवाइडेड है E पॉइंट के द्वारा। तो इस तरह से ये हमारा 4/7 और 3/7 आ गया। अगेन एरिया ABCD। अब इसके बाद एरिया ABCD, अब इसका एरिया को कैलकुलेट करते हैं। जब ये एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये एरिया प्लस ये एरिया, यानी ये पैराबोला वाला एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को जोड़ दीजिए तो एरिया ABE प्लस एरिया BCDE। अब इसमें जो ये पैराबोला वाले पोर्शन का एरिया कितना होता है? आधार गुणे ऊंचाई गुणा 2/3 होता है। ट्रायंगल में 1/2 होता है, पैराबोलिक एरिया में 2/3 होता है। तो 2/3 गुणा आधार गुणे ऊंचाई, तो ये आधार गुणे ये ऊंचाई। तो AE इंटू B, ये इसका एरिया इस तरह से लिख लिया, और इसका एरिया तो सीधे ये दो भुजाओं का एरिया लिख लिया, ये भुजा गुणे ये भुजा, ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। तो ED इंटू CD डायरेक्ट लिख लिया। अब इसमें हमने AE का मान देखो यहाँ से निकाला था, AE बराबर कितना हो जाएगा? 4/7 AD, और AD की वैल्यू x के बराबर है, तो इसको हम लेते हैं 4/7 AD। अब ये पहले AD में ही बना रहने दीजिए, AE की जगह 4/7 AD लिख लिया, और BE की जगह CD लिख लिया, BE की जगह पर CD लिख लिया। देखिए BE की जगह पर CD लिख लिया, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इधर ED बराबर भी हमने निकाला है, ED बराबर 3/7 इंटू AD है, तो इसको 3/7 इंटू AD लिख लिया, इंटू आगे CD लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए AD इंटू CD और AD इंटू CD, ये दोनों कॉमन हो गए, तो बाकी इनको जोड़ दिया, ये 8/21 हो गया, इधर से 3/7 हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो ये 17/21 आ गया। तो 17/21 इंटू AD इंटू CD आ गया। और AD इंटू CD जरा देखिए क्या है, AD इंटू CD, यानी इन दोनों भुजाओं को। तो ये हमारे किस रेक्टेंगल का एरिया है? इस पूरे वाले का एरिया हो गया। और पूरे रेक्टेंगल को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया AFCD। तो ये हम एरिया AFCD लिख लिया। अब हम यही एरिया AFCD को नीचे ले आइए,
इधर तो एरिया ABCD निकाला था, तो एरिया ABCD बटे एरिया AFCD बराबर 17/21 बच गया। तो यही इसी अनुपात को चूंकि हम बाई डेफिनेशन K1 कहते हैं, तो ये K1 का मान 17/21 ज्ञात हो गया। इस तरीके से ये K1 का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए K2x जरा इसके बारे में विचार करें। दूसरा कोफिशिएंट है जो हमारा इस ब्लॉक पर, ये प्रतिबल ब्लॉक में जो कुल संपीड़न बल कार्य करेगा, जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स होगा, उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से गुजर रही है वो हमने एज्यूम कर ली, मान लीजिए यहाँ से जा रही है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन की ऊपर से जो दूरी है वर्टिकल, ये इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी हो गई। ये गुरुत्व केंद्र की दूरी हमने मान लिया K2x है, x का K2 गुना, तो ये एज्यूम कर लिया K2x। तो अब इसमें गुरुत्व केंद्र की दूरी का जो बेसिक फार्मूला होता है A1x1 प्लस A2x2 बटे A1 प्लस A2, ये इस तरह के फार्मूले आप लोगों ने कई जगह पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी ये दो एरिया हैं, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। इन दोनों के एरिया अलग अलग निकाल लो, इसका एरिया A1 निकाल लो, इसका A2 निकाल लो, इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी यहाँ से निकाल लो, इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी यहाँ से निकाल लो। तो फिर इसके बाद A1x1 A1/1 प्लस A2/2 बटे A1 प्लस A2 कर दोगे तो परिणामी बल जो है उसका गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात हो जाएगी। बस सिंपल वही फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है। K2x बराबर यानी परिणामी की दूरी बराबर एरिया ABE यानी ये वाला एरिया गुणे y1 यानी इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी, ये y1 हो गई, प्लस एरिया BCDE यानी ये रेक्टेंगल वाला गुणे इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी, ये y2 हो जाएगी, बटे दोनों एरिया A1 प्लस A2। इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि A1 प्लस A2 अलग अलग जोड़ो या पूरा एरिया इकट्ठा ऊपर निकाल चुके हैं, वो डायरेक्ट रख दो एरिया ABCD। तो इस तरह के इस स्टेप को आगे हम सॉल्व करते हैं। यहीं पर देख लें, ये एरिया ABE यहाँ आपने सॉल्व किया था, एरिया ABE, और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी 8/21 ADCD, ठीक। तो ये 8/21 ये इसका एरिया हो गया, और इसका एरिया भी चाहिए अलग से, तो ये 3/7 AD इंटू CD। तो बस यहीं से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली गई है डेरिवेशन के अंदर से। तो पहला एरिया 8/21 इतना लिख लिया गया, और दूसरा एरिया 3/7 और ये AD इंटू CD ये लिख लिया गया, इंटू हाफ। अच्छा, अब ये y1/2, y1 गुरुत्व केंद्र की दूरी है। गुरुत्व केंद्र की दूरी एक बार फिर से विचार कर लें, चलिए मैं इसी में समझा दे रहा हूं। गुरुत्व केंद्र की दूरी निकालने के लिए जब इस एरिया का गुरुत्व केंद्र यहां से निकालना है, तो ये देखिए ये पूरा आयत, ये दूरी तो इसमें जोड़नी पड़ेगी। इसके बाद अब इस एरिया का जो गुरुत्व केंद्र है वो यहां से कितनी दूरी पर होता है, ये इस दूरी का कितना होता है 3/8, ये इस दूरी का 3/8 भाग, यानी ये 3 और 5 के अनुपात में डिवाइड होती है ये दूरी गुरुत्व केंद्र के द्वारा। पैराबोला में ये 3 और 5 के अनुपात में डिवाइड होती है, इसलिए ये 3/8 दूरी हो गई। वही लिखा हुआ है यहाँ पर ED प्लस 3/8 ये, और ये हो गया 3/7 AD इंटू CD इंटू हाफ DE। ये टोटल एरिया रख दिया। K2 को हमने सॉल्व किया, 0.416 आया इसका मान, इसे अप्रोक्सीमेटली 0.42 हम लिख सकते हैं। तो ये K2 का मान 0.42, ये दूसरा गुणांक ज्ञात हो गया। और K3 का मान 0.67 है, इसको डेराइव नहीं करने की आवश्यकता है, ये IS कोड 456/2000 के द्वारा ही दिया हुआ है, यानी ये कोड नहीं रिकमेंड किया है कि K3 का इतना मान लिया जाए। तो इसकी हमको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, इसको डेराइव नहीं करना है। तो यहाँ पर K1, K2, K3 के डेरिवेशन का जहाँ तक प्रश्न है, ये एक्चुअली जो जिन बच्चों को क्यूरियोसिटी है डेरिवेशन करने की या कैसे आया, ये उनके लिए ज़्यादा आवश्यक है।
डिजाइन के क्वेश्चन करने के लिए हम इनकी डायरेक्ट वैल्यूज याद रख सकते हैं। K1 का मान कितना होता है, K2 का कितना होता है और K3 का कितना होता है, बस उतना ही पर्याप्त है। खैर, जैसी आवश्यकता हो उतना आप तैयार कर सकते हैं। डेरिवेशन के स्टेप हमने समझा दिए हैं, आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा टोटल कंप्रेशन फोर्स। अब हम ये टोटल कंप्रेशन फोर्स, जैसे यहाँ पर ये निकाला हुआ टोटल कंप्रेशन फोर्स, तो टोटल कंप्रेशन फोर्स की जब हम गणना करेंगे तो एरिया, अब इसके लिए देखिए एरिया ABCD, जो एरिया ABCD था पूरा ABCD ये पूरा एरिया गुणे विड्थ ऑफ सरफेस, एरिया इंटू विड्थ ऑफ सरफेस। इस फार्मूले को जरा याद रखें। ये प्रेशर डायग्राम हाइड्रोलिक्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। जो प्रेशर डायग्राम के द्वारा टोटल प्रेशर निकाला जाता था, उसमें प्रेशर डायग्राम का एरिया गुणे उस फलक की चौड़ाई जिस पर ये प्रेशर कार्य करता है, इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये वही फार्मूला है। जहाँ कहीं भी टोटल फोर्स या टोटल प्रेशर ज्ञात करना हो तो जो दाब आरेख, प्रतिबल आरेख जो भी बना दिया गया हो, उसका क्षेत्रफल निकाल लें और उसके क्षेत्रफल निकाल के जिस फलक पर यह दाब कार्य कर रहा है उस फलक की चौड़ाई का गुणा कर लें, विड्थ ऑफ सरफेस। ये एक बेसिक फार्मूला होता है, इसकी ही आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर एरिया ABCD, अभी एरिया ABCD जो आपने निकाला है, एरिया ABCD बटे एरिया AFCD बराबर K1 फार्मूला पढ़ा था, तो उसी से एरिया ABCD बराबर रख लिया K1 इंटू एरिया AFCD, K1 इंटू एरिया AFCD इंटू फलक की चौड़ाई B। फलक, जिस फलक पर दाब कहाँ कार्य कर रहा है, इसी पर तो कार्य कर रहा है संपीड़न बल। संपीड़न बल ये केवल इसी जगह कार्य करेगा, तो इसकी चौड़ाई जो है B है, वो यहाँ पर B रख ली गई। बस अब इसमें एरिया AFCD कैसे निकाला गया जरा देख लो। एरिया AFCD, इसमें ये दूरी कितनी मानी गई थी, ये चलिए अगला फिगर है। पिछले फिगर में इसको x माना गया था, देख लें, ये दूरी x मानी, तो ये दूरी हमने x मानी है और ये हमारी K3 FCK है, तो इन दोनों भुजाओं को गुणा कर दो, x गुणा K3 FCK। बस यही स्टेप रख लिया गया है यहाँ से, x गुणा K3 FCK, x इंटू K3 FCK, ये एरिया ये निकल गया, इंटू B वही रखा हुआ है, K1 वही रखा हुआ है। अब इसको हमने दोबारा लिख लिया, K1 K3 पहले लिख लिया, K1 K3 FCK और फिर B, फिर x को बाद में लिख लिया। तो K1 K3 FCK B इंटू एक्स, ये CU, ये तुम्हारा टोटल कंप्रेशन फोर्स के लिए फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आपको लास्ट में याद रखना है। अभी ये स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर है, इसके बाद अभी एक और आएगा डिजाइन, तुमको डाटा वो याद रखने होंगे। खैर, टोटल टेंसाइल फोर्स, अब ये टेंसाइल फोर्स देखिए कहाँ कार्य कर रहा है, ये टोटल कंप्रेशन फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहा था C, और ये है टोटल टेंसाइल फोर्स, स्टील जहाँ पर लगा हुआ है उसी जगह पर कार्य करेगा। तो ये टोटल टेंसाइल फोर्स यहाँ हो गया। इसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस था 0.87 FY, उससे भाग लगा के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 0.87 FY ये परमिसिबल स्ट्रेस कहलाएगा, और इनटू एरिया ऑफ स्टील। बस सिंपल ये हमारा TU ज्ञात हो जाता है यहाँ से। तो ये टोटल टेंसाइल फोर्स ज्ञात हो गया यहाँ से। इसके बाद लीवर आर्म, लीवर आर्म की जो डेफिनेशन होती है जरा इसी फिगर से देख लें। टोटल कंप्रेशन फोर्स और टोटल टेंशन फोर्स, ये दोनों फोर्स पैरेलल होते हैं। इन दोनों बलों के बीच परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इन दोनों बलों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही लीवर आर्म कहते हैं। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टोटल फोर्स एंड टोटल कंप्रेशन फोर्स एंड टोटल टेंसाइल फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके और इसके बीच की, इसी दूरी को लीवर आर्म कहते हैं। इसे जेड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जेड। तो यहाँ पर ये लीवर आर्म हो गया। अब जरा देखिए लीवर आर्म कैसे ज्ञात होगा, बहुत सिंपल है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मालूम है स्मॉल डी, ये कहाँ से है
स्टील के सेंटर से यहाँ तक की दूरी स्मॉल डी ये मालूम है। इसका मतलब यही दूरी यहाँ तक चली आई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ स्मॉल डी, तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डी हुआ। इसमें से हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये ऊपर का घटा दो, तो स्मॉल डी में से ये चीज़ घट जाएगी, तो d माइनस 0.42 एक्स घट जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा डेरिवेशन आ गया d माइनस K2 इंटू एक्स। वहाँ 0.42 नहीं लिखा था, K2 लिखा था इस फिगर में। यहाँ देख लें, वही फिगर देख लें फिर से। d में से कितना कम होगा, K2 एक्स घटेगा, तो ये K2 एक्स घटा देंगे तो ये हमारा लीवर आर्म ज्ञात हो जाएगा। ये लीवर आर्म ज्ञात हो गया। इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? एक तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेसिक फार्मूला देख लो, CU इंटू जेड, बस सिंपल। बल गुणे ये जो हमारा वॉल्यूम लग रहा था ना, ये दोनों बल बराबर थे, ये बराबर भी होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, और इनके बीच की दूरी का गुणा कर दो तो वॉल्यूम ज्ञात हो जाता है। यही वॉल्यूम जो है कपल हमारा इनका मूवमेंट होता है। यानी यहाँ से इस बल का मूवमेंट ले लीजिए CU इंटू जेड। तो CU इंटू, अब देखो CU का मान ऊपर निकाल चुके हो, K1 K3 FCK BX, K1 K3 FCK BX, और ये लीवर आर्म जेड का मान ये d माइनस K2 एक्स ये निकाल चुके हो। इन दोनों का गुणा कर दोगे तो ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाता है। बस इसको थोड़ा सा आईएस कोड या यहाँ लिखने का एक तरीका और थोड़ा परिवर्तन किया गया है। वो ये है कि इसमें से BD² हमें बाहर निकालना होता है। हमारा पर्पज ये है कि B तो ये रखा ही हुआ है, D देखो यहाँ से यहाँ तक D कहीं नहीं है, केवल यहाँ D है, और हमें D² प्राप्त करना है। तो हम क्या करते हैं, एक D यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये x इंटू B इंटू डी हो गया, और फिर एक D का अपनी तरफ से अलग से गुणा कर देते हैं और फिर D का भाग लगा देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जब एक D कॉमन लिया तो यहाँ तो हो गया 1, जैसे ही ये 1 हो गया तो इसमें x में भाग लग जाएगा D का, तो ये 1 माइनस K2 एक्स अपॉन D हो जाएगा। अब फिर एक जो D और लिया है उसकी जगह इस x में भाग लगा दो, एक D ऊपर गुणा करो, एक नीचे भाग लगाओ। तो यही चीज़ है बाकी K1 K3 FCK BD², फिर x बटे D और 1 माइनस K2 x बटे D। यानी ये यहाँ पर जहाँ कहीं भी x आया है उसमें x के स्थान पर x बटे T शब्द प्रयोग हुआ है। बाकी इस फार्मूले की वैल्यू सेम है, केवल उसका स्वरूप बदला हुआ है। तो कुछ जगह आप लोगों को ये फार्मूला भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये था स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। वो तो एक्चुअली जो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर था ये हमारा जनरल डेरिवेशन थे। अब डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, ये स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर जो हैं यही हमारे डिजाइन में काम आएंगे, और हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर करेंगे। देखिए इसमें और उसमें कितना अंतर है। ये फिगर सेम है, ये फिगर भी सेम है। इस फिगर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था K3 FCK, यहाँ पर है क्या कि जो भी प्रतिबल लिखा हुआ था और वहाँ K3 का मान 0.67 वो दिया हुआ था, यानी यहाँ पर हम अलग से लिख देते K3 का मान 0.67 FCK ये लिखा था। अब इसमें अगर हम भाग लगा दें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का तो ये वैल्यू ही हमारी 0.446 हो जाती है। यानी इसमें 1.5 का भाग लगाइए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का, यानी हमको ये डिजाइन स्ट्रेस निकालनी है, तो ये डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगी। तो डिजाइन स्ट्रेस बनाने के लिए इसमें पार्शियल ऑफ सेफ्टी फैक्टर से भाग लगाने से ये गुणांक का मान 0.67 की जगह पर 0.446 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये प्रतिबल हमारा 0.446 FC के लिए जाएगा। बस इतना ही केवल चेंज है कि ये इस दूरी को हम इतना लिखेंगे। यहाँ पर ये दूरी अभी हमने ड्राइव करके बताई कि 0.42, अभी देख लेना ये K2 का मान जो है वो K2 ड्राइव किया था ना पीछे,
जो K2 का मान जो ड्राइव किया है वही K2 का मान जो है 0.42 इंटू XU आ जाएगा। बाकी सब वही चीज़ है, 3/7 x है, ये 4/7 x। फर्क कितना हो गया है कि यहाँ पर XU लिख लिया गया है, वहाँ x लिखा गया था। जो डिजाइन डेप्थ होती है, डिजाइन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसको XU से रिप्रेजेंट किया जाता है, न कि x से। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ हमेशा XU द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। तो x की जगह पर XU लिखते चले जाएंगे हर जगह। बाकी सब वही हैं, कोई नया चीज़ नहीं ऐड हुई है। देखिए टोटल कंप्रेशन फोर्स, ये हमने K3 का मान यहाँ पर भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है, 0.67/1.5, तो 0.446 आ गया। बस ये K3 की वैल्यू यहाँ पर इतनी ली जाती है। ये तो कोड के द्वारा दिया था स्ट्रक्चर में, तो ये है डिजाइन वैल्यू। अब इसमें CU का मान हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं, हम डायरेक्ट वही फार्मूला उतार लेते हैं, K1 K3 FCK B इंटू XU। K1 का मान 17/21 है, K3 का मान 0.446 है, FCK ऐसे ही लिख लिया, B ऐसे ही लिख लिया, XU ऐसे लिख लिया। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 0.36 हो गया, तो 0.36 FCK B इंटू XU, CU बराबर, ये हमारा फार्मूला बन गया। अल्टीमेटली एट लास्ट आपको CU की वैल्यू का यही फार्मूला यूज करना है, 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। टोटल टेंसाइल फोर्स T बराबर 0.87 FY इंटू AST, ये वही है फार्मूला, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लिमिटिंग और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इसके बाद जैसे वर्किंग स्ट्रेस में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते थे, इसी तरह से लिमिट स्टेट मेथड में हम लिमिटिंग और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर सब प्रयोग किया जाता है। इसको XU लिमिटिंग यानी LIM केवल लिखा जाता है, XU लिम, तो ये XU लिमिटेड कहला पढ़ा जाता है, और ये XU मैक्स, इसका मतलब मैक्सिमम। तो इसमें दो में से कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं आप, कहीं पर आपको ये मिल जाएगा लिखा हुआ, कहीं पर ये लिखा मिल जाएगा, दोनों का अर्थ एक ही है। अब इसमें देखिए स्ट्रेन डायग्राम फिर से हम यहाँ पर भी दोबारा बना दिए, वही पीछे वाले ही है। इसमें हमारा ये डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी, न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ XU। अब यहाँ पर खाली XU मैक्स लिख लेंगे, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए XU की वैल्यू XU मैक्स के बराबर ही होती है संतुलित खंड के लिए। और यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है कि ये हमारा खंड संतुलित है, बैलेंस है, तो ये XU हो जाएगा। ये हमारा पूरा D था, तो D में से XU मैक्स घटा दो तो D माइनस XU मैक्स हो गया। तो अब हम ये कहें कि ये दूरी बटे ये दूरी, XU मैक्स बटे D माइनस XU मैक्स, यानी ये दूरी बटे ये दूरी बराबर ये दूरी बटे ये दूरी। अब ये दूरी कितनी है, सिग्मा एप्सिलॉन CU है, और ये दूरी कितनी है, एप्सिलॉन SU है, एप्सिलॉन SU और ये एप्सिलॉन CU। तो इन दोनों का अनुपात हो गया। बस इन दोनों के अनुपात को सॉल्व करके हम XU मैक्स बटे D, इसको उलट दीजिए, उलट करके फिर सॉल्व करके लाइए, XU मैक्स बटे D बराबर निकालिए, ये बराबर निकल के आएगा इतना, एप्सिलॉन CU बटे एप्सिलॉन CU प्लस एप्सिलॉन SU। ये थोड़ा एक दो स्टेप हमने यहाँ पर जरूरी नहीं समझा सॉल्व करना, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। बस इनके सबके हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एप्सिलॉन CU का मान 0.0035 है, ये पहले ही बताया गया था, इसका यहाँ पर वैल्यू 0.0035 होती है। एप्सिलॉन CU 0.0035 ये रख लिया, और एप्सिलॉन SU का मान यहाँ पर जरूर देख लें। एप्सिलॉन SU का मान ये आइस कोड के द्वारा ये लिमिट कर दिया गया है कि एप्सिलॉन SU का मान 0.87 FY बटे ES। एक तो इसके द्वारा निकाला जाएगा प्रतिबल बटे यंग मापांक, प्रतिबल बटे यंग मापांक ES, इसमें यंग मापांक है, और प्लस 0.002 ये वाला प्रतिबल, यानी इसके ऊपर ये प्रतिबल और, यानी ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, यानी ये प्रतिबल इतना के बराबर ही होता है। तो इस स्टेप को आपको याद रखना होगा कि एप्सिलॉन CU की वैल्यू कितनी है। तो एप्सिलॉन CU की वैल्यू जब हमने यहाँ पर एप्सिलॉन SU की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये रख दिया,
अब इसको सॉल्व किया, ये पद जोड़ दो तो ये नीचे भी 0.0055 हो जाएगा। ये 20 है एक्चुअली, एक जीरो और बढ़ा लो, 2 की यहाँ पर जुड़ेगा तो ये 55 हो जाएगा और ऊपर 0.0035 है। ES का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ES यहाँ चला जाएगा, ES इसमें गुणा हो जाएगा, ये यहाँ से ES कट जाएगा। और इसके बाद अब हम ES यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁵ स्टील के लिए रख दे। सभी प्रकार के स्टील के लिए इसका मान यही लिया जाता है, 2 × 10⁵। जब ये E का मान जैसे ही हमने रखा तो ये XU max बटे D बराबर 700 बटे 1100 प्लस 0.87 FY प्राप्त हो जाएगा। इसको एक स्टेप आप लोग एक बार खुद करके देख रहे हैं तो आपको खुद ये रट जाएगा फार्मूला। यानी आपको ये अल्टीमेटली ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि इसका कई जगह प्रयोग करना है और हर चैप्टर में प्रयोग करना है। तो ये फार्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। XU max बटे D बराबर 700 बटे 1100 प्लस 0.87 F/। स्टील जैसा ग्रेड बदलता जाएगा इसका अनुपात चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट ग्रेड के स्टील की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। Fe का मान Fe 250 रख दें तो Fy की वैल्यू कितनी है इसमें 250। Fy का मान 250 रखेंगे तो ये अनुपात जो है हमको 0.53 प्राप्त होगा। जब हम यहाँ पर Fy का मान 415 रख देंगे तो फिर हमको ये अनुपात जो है 0.48 प्राप्त होगा। और जब ये अनुपात हम 500 रख देंगे तो फिर ये अनुपात हमको 0.46। ये तीनों वैल्यूज इस अनुपात की XU max बटे D डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस का जो रेशियो है गहराई के साथ, प्रभावी गहराई के साथ, ये माइल्ड स्टील के लिए इतना है, Fe 415 के लिए ये वैल्यू है और Fe 500 ग्रेड के लिए ये तीनों वैल्यूज आपको कंठस्थ रखनी होंगी, तभी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। इनकी आवश्यकता पड़ेगी जगह जगह पर। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अब ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगी। एक्चुअली इसको कहते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर एक्चुअली नहीं शब्द यूज किया जाता है, केवल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जिसको XU से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका मान सिंपली टोटल कंप्रेशन फोर्स बराबर टोटल टेंसाइल फोर्स, इसको बराबर कर दीजिए। इसका फार्मूला आप पीछे ड्राइव कर चुके हैं, 0.36 × FCK × B × XU, ये ड्राइव किया था CU का मान, और TU का मान भी निकाला था 0.87 FY × AST। इसमें एक जगह ये है XU, इधर नहीं है, बस यही XU का मान हमको निकालना है। तो XU बराबर लिख लीजिए। तो ये सारे पद जो है उठा करके नीचे ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा 0.87 FY AST ऊपर हो जाएगा बटे 0.36 FCK × B, ये नीचे चला जाएगा। बस ये फार्मूला बन गया। तो X एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने का एक ये फार्मूला है, ये भी आपको याद रखना होगा। इस फार्मूले को हम थोड़ा रूप बदल करके लिखते हैं। अगर हम अनुपात के पदों में लिखना चाहें तो यहाँ बटे D का भाग लगा दो, XU बटे D, यहाँ भी इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ D का भाग लगाए तो BD हो जाएगा, बस इसमें एक D और नीचे जोड़ दिया, इसमें भी एक D नीचे जोड़ दिया, तो ये अनुपात के पदों में हो गया। ज़्यादातर जो है क्वेश्चन कुछ राइटर्स के द्वारा इसी केवल अनुपात के पदों में ही यूज किए गए हैं, इसलिए हम जहाँ जैसी आवश्यकता हो इसका अथवा इसका वैल्यू दोनों से एक ही आती है, तो ये अनुपात ज्ञात हो जाएगा और ये उसमें एक्चुअल XU की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो ये हमारे फार्मूले हो गए डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। सिंपली लीवर आर्म D माइनस K2X था वहाँ पर, तो K2 की वैल्यू यहाँ पर 0.42 है, तो 0.42 XU, तो K2 का मान जो है 0.42 XU हो गया। और सब्स्टिट्यूटिंग XU फ्रॉम 11, अब जरा इस इक्वेशन में देख लो, D माइनस 0.42 XU, ये तो है ही हमारा लीवर आर्म। यहाँ ये 11 फार्मूला है, ये XU की वैल्यू, ये XU की वैल्यू यहाँ पर अगर हम ये XU की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो क्या हो जाएगा। इस XU की जगह पर ये पूरा फार्मूला उतार लो, 0.87 FY AST बटे 0.36 FCK × B,
बाकी सब वही पद लिखे रहने दिए। अब हमने गुणा किया 0.42 इंटू 0.87 बटे 0.36, इसका सारे का गुणा 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया। तो खाली बचा हमारा डी माइनस एफ वाई बटे एफ सी के और ए एस टी बटे बी, हमारा जेड का ये एक फार्मूला ये भी हो गया। तो हम कहीं कहीं पर जेड के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हमको इसका प्रयोग करना है या इसका प्रयोग करना है। तो ये जेड लीवर आर्म के फार्मूले हो गए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसके बाद है, जैसा वहाँ पीछे निकाला था। यहाँ एक्चुअली बीम हमारी दो अवस्थाएं हो सकती हैं। हम एक्स यू ज्ञात करते हैं और एक्स यू मैक्स भी ज्ञात करते हैं। अगर एक्स यू का मान एक्स यू मैक्स से कम है तो बीम अंडर इन्फोर्स्ड बीम होती है। यानी अंडर इन्फोर्स्ड बीम का मतलब ये है कि बैलेंस सेक्शन के लिए जितनी स्टील की मात्रा आवश्यक है उससे कम स्टील डाला हुआ है, तो स्टील की मात्रा इसमें कम है बैलेंस सेक्शन से। तो स्टील की मात्रा कम होने पर ही खंड हमारा अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन कहलाता है। और जब अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन है उस बीम में जरा ये देखिए, जब इसको बीम पर लोड लगाया जाएगा तो ये बेंड करेगी। बेंड करने में कंक्रीट में भी प्रतिबल उत्पन्न होंगे और स्टील में भी प्रतिबल उत्पन्न होंगे। तो चूंकि स्टील की मात्रा आपने कम कर दी है, इसलिए स्टील में जो प्रतिबल है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा और कंक्रीट में उससे थोड़ा पीछे रहेगा। अनुज्ञेय प्रतिबल पहले किसका पहुंचेगा? कंक्रीट का, स्टील का पहुंचेगा, क्योंकि स्टील कम है। तो स्टील कम होने की वजह से परमिसिबल स्ट्रेस पहले स्टील में पहुंच जाएगा। तो स्टील और जैसे जिस लोड पर स्टील में प्रतिबल परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर हो जाए उससे ज़्यादा लोड हम नहीं लगा सकते। उसी लोड का जो मूवमेंट होता है वही हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस बल के आधार पर निकालना चाहिए? टीयू के आधार पर, टोटल टेंसाइल फोर्स से, इसीलिए कि ये पहले अनुज्ञेय पहुंचता है। यह योग है कि इसका मान हम को ज्ञात हो जाता है, एम यू बराबर टी यू इंटू जेड। बस फार्मूला दो, टी यू का मान ये आपको याद है और ये जेड का मान याद है, सीधा सीधा फार्मूला बन गया। इसमें कोई इसका एक दूसरा रूप भी है 0.87 एफ बाई ए एस टी, डी कॉमन ले लो, टी कॉमन लेके तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ फिर एक्स यू का मान, भाई अभी पीछे हमने बताया था एक्स यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एक्स यू की जब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ वाई बटे एफ सी के ए एस टी बटे बी, और एक डी यहाँ से आ गया, क्योंकि डी हमने ये कॉमन लिया था, एक डी का भाग लगाना था तो ये डी भी आ गया। एक ये फार्मूला भी है। आपको ये दोनों ही फार्मूले याद रखने होंगे कि अंडर इन्फोर्स्ड के केस में या तो ये फार्मूला से हमारा काम चल जाएगा। अगर एक्स यू निकाला हुआ है तो हम यही लगा देते हैं, अगर एक्स यू नहीं ज्ञात है तो फिर हम इसका प्रयोग करके तब सॉल्व करते हैं। दूसरा है एम यू फॉर बैलेंस सेक्शन। अगर बैलेंस सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? उसमें खाली एक्स यू की जगह पर एक्स यू मैक्स लिख देंगे, एक्स यू की जगह एक्स यू मैक्स का प्रयोग करेंगे, यानी लिमिटिंग वाला, और ये निकाला जाएगा तुम्हारा सी यू इंटू जेड से निकाला जाएगा। कंक्रीट में अधिकतम बल जो टोटल कंप्रेसर फोर्स है वो गुणे जेड, तो सी यू इंटू जेड से निकाला है। और सी यू का मान आपने अभी निकाला है पीछे, ये सी यू का मान है और ये जेड का मान है, तो सी यू इंटू जेड से ये निकल गया। बस इसी में वही डी कॉमन लेकर के इसमें भाग लगा दिया, 1 माइनस ये हो गया और ये बी डी स्क्वायर के रूप में बना लिया। ये इसी का कन्वर्जन है, ये आप देख सकते हैं। इसका भी ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के जब हमने इसमें एक्चुअली क्या है, बी डी स्क्वायर निकाल लिया। बी डी स्क्वायर निकाल करके अब हम क्या करते हैं, अगले पद में
BD स्क्वायर इंटू एफ सी के इसको भी बाहर यहाँ लिख लेते हैं आकर के, ये 3 पद छोड़ देते हैं, बाकी पद जितने हैं उन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 0.36 और ये पूरा, इसके जगह पर हमने एक गुणांक रख लिया क्यू, तो क्यू इंटू BD स्क्वायर FC के, ये बन गया फॉर्मूला MU मैक्स के लिए। तो MU मैक्स के लिए फार्मूला हुआ QU इंटू BD स्क्वायर इंटू FC के। अब जरा देखें यहाँ पर इसके मान भिन्न भिन्न ग्रेड की स्टील के लिए जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके मान अलग अलग हम सब्स्टिट्यूट करेंगे XU मैक्स बटे D पीछे वाली तालिका के आधार पर, तो ये सॉल्व होकर के आएगा। MU लिमिटेड की वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए आएगी 0.149 BD स्क्वायर FC के, 415 ग्रेड के लिए आएगी 0.138 BD स्क्वायर FC के, और FE 500 के लिए आएगी 0.133 BD स्क्वायर FC के। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट, इसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हो गया। और एक बात बता दें, इसमें ओवर एनफोर्स्ड बीम के लिए जो होती है, ये लिमिट स्टेट मेथड में ओवर एनफोर्स्ड बीम इज नॉट अलाउड। अगर बीम ओवर एनफोर्स्ड बीम है तो हमको उसको बड़ा सेक्शन बना करके उसे अंडर एनफोर्स्ड बीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी इन एनी केस, क्योंकि ओवर एनफोर्स्ड बीम में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि इसमें कंक्रीट वीक होती है, स्टील ज़्यादा हो जाती है, तो जब भी टूटेगी कंक्रीट से टूटती है, और कंक्रीट में अगर स्ट्रक्चर जो टूटता है वो सडन फिर नीचे जमीन पे ही गिरेगा, यानी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी और हमको पता भी नहीं चलेगा, सडन ऐसा काम हो जाएगा। लेकिन स्टील में अगर खिंचाव ज़्यादा होगा तो उसमें क्रैक डेवलप होंगे, वो हमको बहुत पहले से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। क्रैक थोड़ा हल्के होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर और बढ़ेंगे, तब तक किसी न किसी की निगाह में पड़ी जाएगा और फिर वो उसमें कोई रोक लगा देगा, इलाज करवा देगा उसका, या सपोर्ट नीचे दे देगा जिससे कि और न झुके, तो उसमें जान माल का खतरा नहीं होता है। इसीलिए ओवर एनफोर्स्ड बीम का डिजाइन लिमिट स्टेट मेथड में टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बस लास्ट एक फार्मूला इसमें और बचता है, रिइंफोर्समेंट रेशियो, प्रबलन अनुपात, इसको PT से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा हुआ है XU बटे D 0.87 FY AST बटे 0.36 FC के BD। इसी फार्मूले के अनुसार AST बटे BD जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें, बस इसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो ये वैल्यू बराबर लिखने के इन दोनों पदों को इधर ले जाइए, तो ये हमारा 0.36 ऊपर हो गया और 0.87 वाला पद नीचे आ गया, तो 0.36 FC के और 0.87 FY नीचे हो गया, और ये XU बटे D यहाँ पर था, तो ये XU बटे D, यानी AST बटे BD। ये इसका अर्थ समझो, एरिया ऑफ स्टील बटे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बीम। तो बीम के क्रॉस सेक्शन एरिया और स्टील के एरिया का अनुपात हो गया, इसीलिए इसे रिइंफोर्समेंट रेशियो कहा जाता है। ये केवल अनुपात है, अगर इसी संख्या में 100 का गुणा कर दें तो ये इस्पात का प्रतिशत हो जाएगा। तो जब भी कभी इसको प्रतिशत में व्यक्त करना हो, इसमें 100 का गुणा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर 100 का गुणा नहीं मल्टीप्लाई किया है तो इसको हम इसकी रिइंफोर्समेंट रेशियो कहेंगे, प्रबलन अनुपात कहेंगे इसको। बस ये पद है, इसका इसमें भाग लगाया, ये 0.414 होता है ये संख्या, और बाकी वही लिखा हुआ है एज इट इज। तो ये एक फार्मूला बन गया PT बराबर। लिमिटिंग रिइंफोर्समेंट रेशियो में क्या करना है, इसी में खाली वैल्यू जो है XU की जगह XU लिमिटेड कर देंगे, यानी ये मानी क्रिटिकल वाली कर देंगे, तो XU लिमिटेड बटे D हो जाएगा, तो ये हमारा PT लिमिटेड हो जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। अब इसी को परसेंटेज में लिखना है तो इसमें 100 से गुणा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो ये स्टील का परसेंटेज भी ज्ञात करना पड़ता है कुछ प्रश्नों में, और कुछ प्रश्न में इसके माध्यम से भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। वो फिर हम अगले वीडियो में जब हम इनके न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे
वहाँ पर ये इस तरह की समस्याएं आएंगी, उस समय हम क्लियर कर देंगे कि यहाँ पर इसका प्रयोग कैसे और क्यों किया गया है। तो आज का ये कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड और उसमें प्रयोग होने वाले जो बेसिक फार्मूले हैं वो कैसे प्राप्त हुए और कैसे उनका डेरिवेशन होता है वो इसमें समझाया गया है। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।